हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों द्रव्य स्थितिकी लेसन को शुरुआत किया था, तो और उनसे जुड़े बहुत सारे पहलू पर हम लोगों ने विचार भी किया था बच्चों कि जैसे कि द्रव्य स्थितिकी क्या होता है, दाब क्या होता है, तरल की सतह पर दाब किस प्रकार होता है, और साथ ही पास्कल के नियम के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था बच्चों। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और आज हम लोग पास्कल के नियम के बारे में भी चर्चा करेंगे और हम लोग ये बात जानने का प्रयास करेंगे कि पास्कल का नियम गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अधीन किस प्रकार बदलता है, किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज पास्कल के नियम को थोड़ा सा और इवैल्यूएट करेंगे बच्चों, है ना, और अच्छी तरह से हम लोग उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो एक बात यहाँ पर देखिए बच्चों, इससे पिछले वाले क्लास में मैंने पास्कल के नियम का डेफिनेशन भी लिखा था और पास्कल के नियम को साबित भी किया था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पास्कल के नियम के बारे में थोड़ा अच्छा से हमको जानकारी प्राप्त करना है। यदि आप लोग ये बात जानना चाहते हैं कि पास्कल का नियम को किस प्रकार प्रूफ किया जाता है ना, तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग वहाँ पर जाएं और उसे अच्छी तरह से देखें बच्चों। अच्छा, मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा बच्चों। यदि आप लोगों को देखने की इच्छा होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पर क्लिक करेंगे और उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि पास्कल का नियम गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अधीन किस प्रकार परिवर्तित होता है, ये चीज़। उससे पहले मैं पास्कल के नियम को और अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, पास्कल ने द्रव्य दाब के संबंध में बच्चों, है ना, बहुत सारे नियम दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी जो है नियमों को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग पास्कल के नियमों को 3 भागों में बांटते हैं, है ना। पास्कल के नियमों को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं बच्चों। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इस पर क्या पड़ता है। देखिए, पास्कल के नियम को, है ना, पास्कल के नियम को 3 भागों में हम लोग विभाजित करते हैं, 3 नियमों में विभाजित करते हैं, 3 नियमों में विभाजित करते हैं, है ना। पास्कल के नियमों को हम लोग 3 नियमों में विभाजित करते हैं। तो इसका पहला नियम जो होगा, है ना, इसका जो पहला नियम होगा बच्चों कुछ इस प्रकार है। देखिए, हम दिखाते हैं आपको कि पहला नियम यह है, यदि गुरुत्वाकर्षण है या फिर गुरुत्वीय प्रभाव को, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तथा, है ना, द्रव्य संतुलन की अवस्था में हो, द्रव्य संतुलन की अवस्था में हो, द्रव्य संतुलन की अवस्था में हो, तो द्रव्य के अंदर, है ना, द्रव्य के अंदर दाब सभी जगह समान होगा, सभी जगह पर समान होगा, सभी जगह पर समान होगा। ये द्रव्य, है ना, पास्कल का आप मान सकते हैं कि ये पहला नियम है ना। देखिए, यदि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को नगण्य माना जाए तथा द्रव्य संतुलन की अवस्था में है, अर्थात द्रव्य पर बाहरी बल कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो इस अवस्था में द्रव्य के अंदर दाब जो होगा प्रत्येक स्थान पर समान होगा। हम लोग जैसे कि उदाहरण देते हैं बच्चों कि मान लेते हैं कि ये एक पात्र है, इस पात्र के अंदर अभी द्रव्य भरा गया है और इस पर अभी गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव 0 है, तो इस अवस्था में द्रव्य के अंदर सभी स्थानों पर दाब का मान समान होता है। इसको हम लोग पहला नियम कहते हैं। तो द्वितीय नियम के ये क्या होगा, देखिए, इसका दूसरा नियम हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दूसरा नियम इस प्रकार होगा कि यदि द्रव्य के सतह पर दाब डाला जाए, यदि द्रव्य के सतह पर दाब डाला जाए, है ना, दाब डाला जाए, तो दाब द्रव्य के अंदर, है ना, तो दाब द्रव्य के अंदर सभी दिशा में समान रूप से संचारित होता है, समान रूप से संचारित होता है।
तो ये इसका दूसरा नियम है, जिसका हम लोगों ने प्रूफ इससे पिछले वाले वीडियो में भी देखा था, है ना। तो इसका भी हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों, कि मान लेते हैं कि ये एक पात्र है और इसमें द्रव्य भरा हुआ है, और इस द्रव्य की सतह पर जब हम लोग दाब डालते हैं तो ये दाब जो होती है प्रत्येक दीवार पर समान रूप से प्रसारित हो जाती है, फैल जाती है। तो ये दूसरा नियम था। इसका तीसरा नियम ये है बच्चों, देखिए कि द्रव्य जो है दाब डालती है ना, द्रव्य अपने सभी दिशा में जो दाब डालती है ना, वह दाब ना तो पात्र की आकृति पर निर्भर करता है और ना ही पानी की मात्रा या द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। वह निर्भर करता है तो सिर्फ अपने द्रव्य स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। इसका तीसरा नियम ये चीज होता है कि द्रव्य का दाब, बात को समझिए कि द्रव्य का दाब है ना, द्रव्य का दाब उस पात्र के, द्रव्य का दाब उस पात्र के आकार तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आकार तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है ना। सिर्फ किस पर निर्भर करता है? सिर्फ द्रव्य स्तंभ की ऊंचाई, सिर्फ द्रव्य स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, ऊंचाई पर निर्भर करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगा बच्चों। मान लेते हैं कि मेरे पास 3 पात्र है बच्चों। देखिए ये एक पात्र है मेरे पास, है ना, एक पात्र ये है और एक पात्र ये है। इस प्रकार का मेरे पास 3 पात्र है बच्चों। इस तीनों पात्र में समान ऊंचाई में द्रव्य भरा हुआ है। इसमें भी द्रव्य भरा हुआ है, इसमें भी द्रव्य भरा हुआ है ना, और इसमें भी द्रव्य भरा हुआ है। ये 3 प्रकार का द्रव्य पात्र है, और द्रव्य जो है इसमें तीनों में समान ऊंचाई पर है। मतलब इसकी भी ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई, द्रव्य की ऊंचाई समान है। लेकिन आप कह सकते हैं कि इस पात्र में द्रव्य की मात्रा ज़्यादा है, इस पात्र में उससे थोड़ा कम है, और उस पात्र में द्रव्य थोड़ा सा कम होगा, है ना। तो पात्र भी देखिए अलग अलग है, पानी की मात्रा भी अलग अलग है, लेकिन ये द्रव्य जो सतह पर, इस बॉटम पर, आधार पर जो दाब डालेगा, तीनों ही केस में समान होगा, है ना। यहाँ पर भी दाब P होगा, यहाँ पर भी दाब P होगा, और यहाँ पर भी दाब P होगा, है ना। तो ये बात मैंने ऊपर से लिखा कि द्रव्य का दाब उस पात्र के आकार तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ द्रव्य स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो द्रव्य की मात्रा पर भी निर्भर नहीं करता है कि कितना, है ना, उसमें मात्रा द्रव्य का रखा गया है। सिर्फ उसके द्रव्य स्तंभ की यदि ऊंचाई समान है तो द्रव्य आधार पर समान दाब डालेगा। तो ये 3 नियम था बच्चों। तो सबसे पहला, आप पहला नियम इस पर चर्चा करेंगे बच्चों यहाँ पर, कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को नगण्य माना जाए तो द्रव्य संतुलन की अवस्था में द्रव्य के अंदर दाब सभी दिशा या सभी जगह पर समान होता है। तो ये अभी हम लोग क्या है, नगण्य माने हैं किसको? गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को नगण्य माने। यदि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को नगण्य न माना जाए तो द्रव्य का दाब पर सभी जगह पर अलग अलग होगा। इस बात को हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे बच्चों। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर कि देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव पर, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पास्कल का नियम क्या होता है? पास्कल का नियम क्या होगा, हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग एक बहुत बड़ा पात्र लेते हैं बच्चों, एक बड़ा जैसा पात्र लेते हैं, और इस पात्र में द्रव्य भर देते हैं हम लोग। इस प्रकार रो घनत्व का द्रव्य हम लोग भर देते हैं। ये क्या हो गया? रो घनत्व का द्रव्य इसमें भरा हुआ है, ये रो, है ना। तो देखिए माना एक पात्र में, देखिए माना एक पात्र में रो घनत्व का, है ना, रो घनत्व का द्रव्य भरा गया है या भरा हुआ है, द्रव्य भरा हुआ है ना। देखिए पात्र के द्रव्य साम्यावस्था में है, अर्थात साम्यावस्था का मतलब क्या हो गया कि अर्थात द्रव्य पर कोई बाहरी बल, है ना, द्रव्य पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, द्रव्य पर कोई बाहरी बल
कार्य नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। इसलिए द्रव्य अभी क्या है, साम्यावस्था की, है ना, साम्यावस्था में है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रभाव को, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए इस द्रव्य के अंदर हम लोग एक द्रव्य का बेलनाकार खंड की कल्पना करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये द्रव्य ही है, लेकिन कैसा है, बेलनाकार द्रव्य खंड की कल्पना कर लेते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है, h। ये बेलनाकार द्रव्य खंड है ना। ये भी द्रव्य के अंदर ही हम लोग एक कल्पना करते हैं कि बेलनाकार, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि जो पानी है वो बेलन के आकार का है, ताकि कैलकुलेशन को करने में मेरा आसान हो सके। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को या गुरुत्वीय प्रभाव है ना में दाब को समझने के लिए, गुरुत्वीय प्रभाव में दाब को समझने के लिए है ना, पात्र के अंदर है ना अनुप्रस्थ काट ए का, पात्र के अंदर अनुप्रस्थ काट ए का बेलनाकार, है ना, अनुप्रस्थ काट ए का बेलनाकार द्रव्य खंड की कल्पना करते हैं, द्रव्य खंड की कल्पना करते हैं, है ना। गुरुत्वीय प्रभाव में दाब को समझने के लिए पात्र के अंदर अनुप्रस्थ काट ए, है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, सॉरी, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए का बेलनाकार द्रव्य खंड की कल्पना करते हैं। तो द्रव्य इस, देखिए, इस ये जो बेलन है, बेलन के ऊपर जो द्रव्य स्थित है, उस द्रव्य के कारण, है ना, जो इस बेलन के ऊपरी सतह पर जो बल लग रहा है ना बच्चों, उस बल का मान हम लोग क्या मान लेते हैं कि F1। अब जो द्रव्य, देखिए, नीचे की ओर जो द्रव्य है, इस द्रव्य के कारण जो इस द्रव्य खंड पर जो बल लग रहा है ना, वो उस कितना बल है, वो F2 बल है। और इस ये जो द्रव्य खंड है, इसका तो अपना कुछ भार होगा, जो भार नीचे की ओर काम करता है, जो कि mg है ना, हम लोगों ने लिखा। देखिए, माना, है ना, देखिए यहाँ पर कि माना कि द्रव्य खंड, है ना, द्रव्य खंड के ऊपरी सतह पर, है ना, द्रव्य खंड के ऊपरी सतह पर, है ना, F1 इज इक्वल टू, हम लोग इस प्रकार लिखेंगे P1A, क्योंकि दाब की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू F/A होता है, तो F इज इक्वल टू P इंटू A है। तो ऊपरी सतह पर दाब कितना है, P1, तो बल को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं P1 इंटू A, दाब के परिभाषा से। तो माना द्रव्य खंड के ऊपरी सतह पर F1 इज इक्वल टू P1A बल है ना, किसके कारण लग रहा है, ऊपरी द्रव्य के कारण लग रहा है। द्रव्य खंड के ऊपरी सतह पर F1 इज इक्वल टू P1 बल, है ना, ऊपरी द्रव्य के कारण लग रहा है, ऊपरी द्रव्य के कारण लग रहा है, तथा F2 इज इक्वल टू P2A बल निचली सतह पर, है ना, निचली सतह पर नीचे वाले द्रव्य के कारण लग रहा है, नीचे वाले द्रव्य के कारण लग रहा है, तथा द्रव्य खंड का भार mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ये बात समझ में आया बच्चों आप लोगों को कि देखिए यहाँ पर ये द्रव्य खंड है मेरा, इस द्रव्य खंड के ऊपरी सतह पर ऊपर जो द्रव्य स्थित है, उसके कारण F1 बल नीचे की ओर काम कर रहा है। मैंने दिशा भी दिखा दिया है ना। और लेकिन अब देखिए, इस द्रव्य खंड के नीचे भी द्रव्य है, इस नीचे वाले द्रव्य पर ऊपर की ओर, है ना, इस द्रव्य खंड पर ऊपर की ओर F2 बल काम कर रहा है, तथा इस द्रव्य खंड का अपना भार होगा, है ना, जो कि गुरुत्व केंद्र के अधीन काम कर रहा है और नीचे की दिशा की ओर लग रहा है, जिसका परिमाण क्या है, mg है। अब आपको बता सकते हैं कि इस द्रव्य खंड पर 3 बल काम कर रहा है, द्रव्य खंड पर 3 प्रकार के बल लग रहे हैं। मैं यहाँ पर उसका विवेचना कर देना चाहता हूँ कि द्रव्य खंड पर, देखिए, द्रव्य खंड पर 3 बल कार्यरत हैं,
द्रव्य खंड पर 3 बल कार्यरत हैं। एक पहला बल क्या है, देखिए F1, F1 इज इक्वल टू P1A नीचे की ओर, नीचे की ओर। अब देखिए दूसरा क्या है, F2 इज इक्वल टू P2A ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर। और तीसरा बल है ना द्रव्य खंड का भार है, तीसरा बल क्या है, द्रव्य खंड का भार है बच्चों। ये 3 बल हो गया। अब हमको बताइए कि द्रव्य खंड पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा। F1 नीचे, F2 ऊपर, इसका भार नीचे की ओर, तो इस पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा। तो हम कह सकते हैं कि F1 प्लस mg मिल करके F2 को संतुलित कर रहा है, क्योंकि पूरी अवस्था में द्रव्य खंड साम्य अवस्था में बनी हुई है, क्योंकि F1 की दिशा भी नीचे, भार की दिशा भी नीचे, तो ये दोनों बल का योग F2 बल को संतुलित कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि F1 देखिए द्रव्य खंड पर लगने वाला, द्रव्य खंड पर लगने वाला, है ना, द्रव्य खंड पर लगने वाला संतुलित बल क्या हो जाएगा, द्रव्य खंड पर लगने वाला संतुलित बल क्या हो जाएगा कि F1 प्लस mg इक्वल टू F2 होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, F1 का मान रखेंगे, F1 का मान हम लोग पहले से ज्ञात किए हैं, P1A प्लस mg इक्वल टू F2 का भी मान हम लोग जानते हैं कि P2A है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। क्या करेंगे कि A को हम लोग नीचे ले आएंगे, है ना, A को हम लोग नीचे ले आएंगे, तो इस प्रकार हो जाएगा P1A प्लस mg और नीचे में हो गया बटा A इज इक्वल टू ये होगा P2। ये तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा P1 और यहाँ पर क्या बचेगा mg और बटा A इज इक्वल टू यहाँ पर हमको बच गया P2। तो इसका मतलब आप यहाँ इस समीकरण से आप देख पा रहे हैं बच्चों, इस समीकरण से आप देख पा रहे हैं कि दाब का मान कहाँ पर ज़्यादा है, कौन सा दाब ज़्यादा है। आप देखिए कि P2 जो है अकेले है ना, और P1 जो है mg प्लस A मिल करके P2 के बराबर है। तो दाब का मान, यदि दाब दोनों ही ऊपर सतह और निचले सतह पर दाब का मान समान होता, यहाँ पर दाब है P1 और यहाँ पर दाब है P2, यदि दाब का मान समान होता तो P1 इक्वल टू P2 प्राप्त होता, लेकिन यहाँ पर दाब का मान समान नहीं है। P1 प्लस mg बटा A इक्वल टू P2 प्राप्त हुआ है, अर्थात यहाँ पर दाब P2 का मान ज़्यादा है ना, किसकी तुलना में, P1 की तुलना में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि P1 में mg बटा A जुटा है, तब ये P2 के बराबर है। अर्थात निचली सतह पर जो दाब का मान है वो ऊपरी सतह की तुलना में ज़्यादा दाब है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि देखिए समीकरण से स्पष्ट है, देखिए समीकरण से स्पष्ट है, समीकरण से स्पष्ट है कि द्रव्य खंड के, है ना, द्रव्य खंड के निचली सतह, द्रव्य खंड के निचली सतह का दाब, निचली सतह का दाब ऊपरी सतह से ज़्यादा है ना, ऊपरी सतह से ज़्यादा है। तो ये बात आप देख पा रहे हैं कि P2 बड़ा है यहाँ पर P1 से, किसके कारण हुआ है, तो यदि यहाँ पर हम लोग गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को यदि 0 मान लें, मतलब ये चीज़ को हम लोग 0 मान लें, तो P1 बराबर P2 हो जाएगा। तो ये अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका द्रव्य खंड का भार भी यहाँ पर जुट रहा है बच्चों, है ना। तो एक बात यहाँ पर है कि द्रव्य खंड का द्रव्यमान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए द्रव्य खंड का द्रव्यमान क्या होगा, इसको थोड़ा और मॉडिफाइड रूप में हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे। द्रव्य खंड का द्रव्यमान, द्रव्य खंड का द्रव्यमान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, हमने आपको पहले भी बताया है कि द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन होता है, या आयतन गुना घनत्व होता है, आयतन गुना घनत्व। और आयतन बराबर क्या होता है, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में सब बातों को चर्चा किया है, यदि आप लोग उसको नहीं जानते हैं तो अच्छी तरह से पहले वीडियो को देखें। और आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई और गुना घनत्व होता है ना, घनत्व। तो m बराबर कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल a है ना, ऊंचाई h है और घनत्व कितना हो गया रो। तो ये द्रव्य खंड का द्रव्यमान हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जो द्रव्यमान का समीकरण है वहाँ पर ये बात हम लोग रख देंगे। तो P1 बराबर क्या होगा, है ना, P1 प्लस m का वैल्यू रखेंगे AH रो, और इधर हो गया G बटा A इक्वल टू यहाँ से मिला P, तो A कैंसिल हो गया। तो ये मॉडिफाइड समीकरण हमको क्या मिला बच्चों कि देखिए P2 इक्वल टू P1 प्लस यहाँ हो गया रो GH, है ना, रो GH, ये समीकरण हम लोगों को प्राप्त होता है, मॉडिफाइड समीकरण।
तो ये आपको पहले भी आप जानते हैं बच्चों कि ये जो दाब है, ये जो समीकरण है रो जी एच, ये किसका समीकरण है? दाब का समीकरण है। मैंने पहले वाले ही वीडियो में इसके मैंने बताया है कि द्रव्य है ना के अंदर दाब का मान गहराई के साथ परिवर्तित होता है। तो कितनी गहराई पर हम लोग दाब का मान मेजर किए हैं वो ये व्यक्त कर रहा है ना, रो जी एच, मतलब एच गहराई पर द्रव्य का दाब रो जी एच है, अर्थात ऊपरी सतह पर लगने वाला दाब निचली सतह पर लगने वाला दाब की तुलना में ज्यादा होगा, निचली सतह पर लगने वाला दाब। तो इस प्रकार जो है पास्कल का नियम जो है परिवर्तित होता है गुरुत्वाकर्षण है ना बल के प्रभाव के अधीन। तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे बच्चों। इस नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग देखें और भी समझने का प्रयास करें 2 बार 3 बार देख करके। तो चलिए अब हम लोग इसका कुछ अनुप्रयोग देखेंगे पास्कल का नियम, है ना। एक बार मैं इसको पुनः दोहरा देना चाहता हूं कि पास्कल का नियम ये बतलाता है कि बच्चों जब हम लोग द्रव्य की सतह पर दाब डालते हैं, है ना, तो दाब जो होता है पूरी द्रव्य में समान रूप से प्रसारित हो जाता है, अर्थात साम्य अवस्था में यदि द्रव्य को आप एक शांत पात्र में यदि रख देते हैं तो द्रव्य के अंदर सभी अवस्था में सभी दिशा में दाब का मान समान होता है। लेकिन ये कब तक? जब तक कि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव शून्य होता है। लेकिन जैसे ही उसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव को उसमें डाला जाता है या उसके उपस्थिति में जब हम लोग इसका चर्चा करते हैं तब हमको एक बात यहाँ पर सामने आता है बच्चों कि ये दाब का मान है ना अलग अलग होता है। द्रव्य की ऊपरी सतह पर दाब और द्रव्य की निचली सतह पर दाब का मान अलग अलग होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द्रव्य का जो अपना भार है वो भी जो है निचली सतह पर लगता है और द्रव्य का दाब भी निचली सतह पर लगता है, इसलिए दोनों मिल जाता है जिसके वजह से दाब आधार पर अर्थात है ना बॉटम पर ऊपर सतह की अपेक्षा ज़्यादा हो जाता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पास्कल का नियम का है ना अनुप्रयोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग पास्कल के नियम का अनुप्रयोग देखेंगे। देखिए पास्कल के नियम का अनुप्रयोग, पास्कल के नियम का अनुप्रयोग हम लोग देखते हैं बच्चों। तो इसका अनुप्रयोग आजकल के दुनिया में बहुत ज़्यादा मतलब ब्रॉड सेंस में इसका उपयोग किया जाता है, हैवी ड्यूटी में भी इसका उपयोग किया जाता है बच्चों। आजकल जितना भी ट्रक हाइड्रोलिक है ना का बन रहा है या फिर वेट लिफ्टिंग का बन रहा है बच्चों, सब का सब में पास्कल के नियम का प्रयोग हो रहा है। आप लोग जेबीसी देख रहे हैं या बड़ा बड़ा का है ना सामानों को उठाने वाला जो मशीन बन रहा है जो हाइड्रोलिक है ना के सिद्धांत पर काम करता है, वहाँ पर पास्कल का नियम का ही प्रयोग हो रहा है। तो आज छोटा मोटा चीज़ हम लोग यहाँ पर पास्कल के नियम को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आखिर सब जगह पास्कल का नियम का ही प्रयोग हो रहा है या हाइड्रोलिक कि कम बल लगाने पर ज़्यादा बल उत्पन्न हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है उसका सिद्धांत आज हम लोग देखना प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, है ना। ये पास्कल के नियम का अनुप्रयोग है, यह सिद्धांत पर काम करता है। तो आप लोग इस प्रकार का कभी कभी देखे होंगे बच्चों कि मान लेते हैं कि इस प्रकार है ना, इस प्रकार का आप लोग कभी कभी जहाँ कार शोरूम होता है या ट्रक शोरूम होता है बच्चों, तो वहाँ पर कार को कभी कभी उसका रिपेयरिंग करने के लिए या फिर उसका सर्विसिंग करने के लिए जब उसको लाया जाता है तो एक हाइड्रोलिक के ऊपर रखा जाता है और कार को या ट्रक को लिफ्ट कराया जाता है ऊपर की ओर। तो वो लिफ्ट कैसे होता है यहाँ पर आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले होता है क्या कि इस प्रकार का एक पाइप होता है या फिर एक टंकी बनाया जाता है जिसमें किसी प्रकार का कोई लीकेज अंदर में नहीं होता है और इस पर जो होता है हाई डेंसिटी का एक उच्च घनत्व वाला एक तेल इसके अंदर जो है भर दिया जाता है, उच्च घनत्व वाला एक तेल भर दिया जाता है इस प्रकार, है ना। जब इसके अंदर तेल भर दिया जाता है और कार को यहाँ पर रखा जाता है बच्चों, यहाँ पर मैं कार को बनाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पर एक कार को रखा जाता है ना। और यहाँ पर जो है किसी मशीन के द्वारा इसको हम लोग बल लगाया जाता है। यहाँ पर जब इसमें छोटा सा बल लगाया जाता है तो यह बल पास्कल के नियम के अनुसार द्रव्य में समान रूप से संचारित होते हुए यहाँ पर पहुँचती है ना। ये बल यहाँ पर पहुँचती है और कार को लिफ्ट कर देती है। लेकिन आप कहिएगा कि कार को उठाने के लिए तो ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, अर्थात यहाँ पर कम बल लग रहा है
है तो यहाँ पर ज़्यादा बल उत्पन्न होगा, ये पास्कल का नियम है, मुझे बतलाता है ना। तो कैसे होगा ज़्यादा बल, यहाँ कम बल लगाने पर भी यहाँ ज़्यादा बल कैसे उत्पन्न होगा, इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर आज थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो मान लेते हैं कि किसी मशीन के द्वारा इस भाग पर F बल लगाया गया है तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है ना, और यहाँ पर जो है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, बड़ा A है, और इस पर बड़ा F बल लग रहा है। अब यहाँ पर बात को समझिए, इस भाग को हम लोग A नाम दे देते हैं और इस भाग को हम लोग B नाम दे देते हैं। देखिए पास्कल के नियम से हम लोग जानते हैं, बात समझिएगा कि पास्कल के है ना नियम से, पास्कल के नियम से कि द्रव्य की सतह पर जो हम लोग दाब डालते हैं वह दाब क्या होता है, समान रूप से संचारित हो जाता है ना। पास्कल के नियम से दाब है ना दोनों सतह पर या दोनों सिरा पर, सिरा A तथा B पर, सिरा A तथा B पर, सिरा A तथा B पर समान होगा, है ना, समान होगा। ये पास्कल का नियम मुझे बतलाता है। अब ये जो है ए सिरा का, देखिए ए सिरा का या ए सिरा पर आरोपित बल, ए सिरा पर आरोपित बल कितना है, आरोपित बल F तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। तो दाब क्या होगा, सिरा A पर दाब, तो सिरा A पर दाब कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू दाब, P इक्वल टू F बाय A होगा, ये दाब। अब इसी प्रकार सिरा B पर देखिए सिरा B है ना, सिरा B पर लगने वाला बल, सिरा B पर लगने वाला बल F तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है ना, बड़ा A है, कैपिटल A। तो इस सिरा पर दाब क्या होगा, तो इस सिरा पर दाब, तो इस सिरा पर दाब दैट सिंप्लाइज P इक्वल टू F बाय A हो जाएगा, ये है ना, क्योंकि हमने बल इसमें F लगाया है, दाब दोनों सिरा पर समान है, ये पास्कल का नियम बतला रहा है, लेकिन बल अलग अलग है। तो चूंकि दाब का मान समान है, सिरा A पर दाब, A सिरा पर दाब, A सिरा पर दाब बराबर B सिरा पर दाब, है ना, B सिरा पर दाब, दोनों सिरा पर दाब समान है। तो यहाँ पर दाब का व्यंजक इसका पहले लिखेंगे सिरा, तो F बाय A हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी F बाय A होगा। डेट सिंप्लाइज F वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, F का वैल्यू निकाल लीजिए, तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा F, और ये A ऊपर चला गया तो A बाय यहाँ पर हो जाएगा A। तो अब जरा सा हमको बताइए कि यहाँ पर A का मान जो है इससे ज़्यादा है, A का मान A से ज़्यादा है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ A जो है वो बड़ा है A से, है ना। यदि A बड़ा है A से तो इसका मतलब होगा कि F बड़ा होगा इस F से, जब इसका मतलब है कि ये ज़्यादा है ना, तो इस ये ज़्यादा होने के वजह से, है ना, आप यहाँ पर इस प्रकार समझिए, ये बल F बल छोटा है और F बल बड़ा है ना, ये बात समझिए कि F यहाँ पर छोटा है और F बल, तो दोनों बराबर नहीं है, बराबर न रहता तो F इक्वल टू F हो जाता। तो F के मान को बराबर करने के लिए ये टर्म यहाँ पर जोड़ा गया है या इसके साथ गुना किया गया है F बाय A को। अब यहाँ पर देखिए A बाय A ये एक बड़ी संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि A यहाँ पर बड़ा है और A यहाँ पर छोटा है, इसलिए एक पॉजिटिव नंबर है जिसके वजह से ये मान बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आप ये बात देख पा रहे हैं कि बराबर करने के लिए इतना से गुना किया गया और साथ में ये पॉजिटिव नंबर है जिसके वजह से F यहाँ पर बड़ा होगा F से। तो यहाँ A बड़ा है तो कितना हो जाएगा, तो F बड़ा होगा F से। तो आप अब अनुमान लगा सकते हैं कि इस सतह पर जो दाब होगा, बल जो होगा, दाब का मान तो समान है, बल का मान इस सतह पर दाब, इस सतह पर दाब का मान समान है, लेकिन जितना बल यहाँ पर लगा रहे हैं उससे ज़्यादा बल यहाँ पर लग रहा है। इस बल के कारण जो होता है वो लिफ्ट ऊपर की ओर चढ़ जाता है और कार मेरा कम बल आरोपित करने पर भी उठ जाता है। यहाँ तक कि आप इसको यहाँ पैर से दबाइएगा तो कार यहाँ पर ऊपर की ओर उठ जाएगा, है ना। इस प्रकार होता है कि आप यहाँ पर एक
पैर से इसको लिफ्ट करिए, दबाइए और कार यहाँ पर ऊपर की और लिफ्ट हो जाएगा। तो बल का मान अलग अलग हो गया, दाब का मान समान है लेकिन यहाँ पर बल का मान ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पर देखिए समीकरण से क्या हमको पता चल रहा है कि समीकरण से स्पष्ट है कि बी सिरा पर दाब ए से ज़्यादा है। यही सिद्धांत पर लिफ्ट मशीन काम करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है इसी सिद्धांत पर काम करता है। और दूसरा जो है बच्चों, दूसरा जो इसका अनुप्रयोग होगा वो आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक। आजकल के वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रचलन ज़्यादा हो रहा है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक से हमको ये चीज़ का फ़ायदा होता है कि पुराने ज़माना में जो वाहन बनते थे उसमें ब्रेक लगाने के लिए धातु के तार का प्रयोग किया जाता था, है ना, धातु के तार का प्रयोग किया जाता था। इसमें प्रॉब्लम यही आता था कि ठंडे मौसम में ये तार सिकुड़ जाता था और सिकुड़ने से क्या होता था कि ब्रेक टाइट हो जाता था, है ना। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता था कि तार फैल जाता था, तार फैलने से क्या होता था ब्रेक मेरी ढीली पड़ जाती थी, तो कार को दुर्घटनाग्रस्त या वाहनों को दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती थी। लेकिन जब उच्च घनत्व वाले, है ना, द्रव्य का प्रयोग हाइड्रोलिक ब्रेक के निर्माण में किया जाता है तो इस प्रकार की बातें नहीं आती है, ना तो द्रव्य फैलती है और ना ही द्रव्य सिकुड़ती है, जिसके वजह से इस प्रकार के दुर्घटनाग्रस्त या दुर्घटना होने से हम लोग बच सकते हैं। इसीलिए पास्कल का नियम का प्रयोग हाइड्रोलिक ब्रेक के निर्माण में भी किया जाता है। तो मैं एक छोटी सी आप लोगों को यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ कि वाहन का जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो किस प्रकार काम करता है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार काम करेगा। ये एक वाहन है जिसको हम लोग गतिपालक कहते हैं, चक्का है ना। यहाँ से क्या होता है कि एक धातु का इस प्रकार एक रिंग लगा रहता है, ये एक धातु का रिंग लगा हुआ है और यहाँ पर एक कार्बन का ब्रश लगा रहता है, ये कार्बन का रबर जैसा आप कह सकते हैं कि रबर लगा रहता है, ये उठा हुआ भाग रबर जैसा लगा रहता है। और यहाँ पर एक, है ना, यहाँ पर एक बेलनाकार पिस्टन लगा रहता है, इस प्रकार बेलनाकार पिस्टन लगा रहता है, इस प्रकार यहाँ पर एक बेलनाकार पिस्टन लगा रहता है दोनों साइड, इस प्रकार पिस्टन। और ये जो है आपका डायरेक्ट जो है मेरा ब्रेक तक जाता है। ब्रेक के पास भी क्या होते हैं, एक पिस्टन जैसा लगा हुआ रहता है ब्रेक के पास, इस प्रकार यहाँ पर भी ब्रेक जैसा लगा रहता है ना। और ये ब्रेक जो है डायरेक्ट मेरा पैर के पास इस प्रकार लगा रहता है ना, इस प्रकार बनता है। तो इस पूरे सिस्टम में उच्च घनत्व वाला द्रव्य को भरा जाता है, यहाँ पर भी उच्च घनत्व वाला द्रव्य भरा हुआ रहता है, इस प्रकार। अब यहाँ पर होता है क्या है, देखिए कि जब हम जैसे ही इस पर हम बल लगाते हैं पैर से, कार चलाते समय जब हम लोग इस पर पैर से बल लगाते हैं तो ये जो है यहाँ से इस पिस्टन को घसकाता है, पिस्टन घसकेगा तो इसके अंदर जो आपका ऑयल रहता है, द्रव्य जो रहता है, वो द्रव्य पर दाब आरोपित होगा, वो दाब धीरे संचारित होते इस पिस्टन तक पहुंचेगा। और ये पिस्टन क्या करेगा, है ना, आपको बताए थे कि दाब समान रूप से सभी दिशा में संचारित होती है, तो ये दाब आएगा लेते हुए और इस दिशा में भी इसको धकेलेगा, इस दिशा में भी इसको धकेलेगा, जिसके वजह से यहाँ की पिस्टन बाहर की ओर खिसकेगी, यहाँ की पिस्टन भी बाहर। और ये जो आपका रबर का जो यहाँ पर शू लगा हुआ है ये इसको दबाएगा, जिसके वजह से ये चक्का पर टच करेगा और चक्का जो है या पहिया जो है वो गति करना धीरे धीरे बंद कर देता है। तो ये सिद्धांत पर हम लोग काम करता है ये पास्कल का नियम। तो यहाँ पर भी आप लोग देखें कि पास्कल का नियम का ही प्रयोग हो रहा है। तो आज आप लोग ये चीज़ को अच्छी तरह से समझे बच्चों कि पास्कल का नियम क्या है, ये किस प्रकार काम करता है, पास्कल का नियम का जो नियम है वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन किस प्रकार परिवर्तित होता है, पास्कल का नियम का अनुप्रयोग क्या क्या होता है। तो ये बातें आप लोगों को, बहुत सारी बातें आप लोगों को समझे। तो आज आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और भी समझने का प्रयास करें। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो जो बात आपको समझ में नहीं आती है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें, मैं आपको उसका समाधान लिख करके ज़रूर बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आज मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं चर्चा करूंगा, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम बताऊंगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कैसे मापा जाता है। तो इस सब बहुत सारे पहलू पर हम लोग विचार करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, है ना। आप लोगों के साथ उपस्थित रहूँगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, है ना।
जय हिंद, लॉट्स ऑफ थैंक्स।